अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अचानक ही गज़ाल के कानों में एक आवाज़ उभरी और वो चौंक कर अकब में देखने लगा। आवाज़ इंसानी ही थी, कोई किसी को पुकार रहा था। लड़की एक लम्हे के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने अपने आप को इस आवाज़ से बेतअल्लुक़ कर लिया। ये कौन चीख रहा है? गज़ाल ने पूछा। कहाँ? लड़की ने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या तुम ये आवाज़ नहीं सुन रही? ये गुण तेरा है। हवाएं जब चारों तरफ चलती हैं तो ऐसी आवाज़ें फिजा में बुलंद होने लगती हैं, लेकिन ये इंसानी आवाज़ है, गज़ाल ने कहा। एक बार फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उस आवाज़ का मफ़हूम वाज़े नहीं हो सका। तुम परेशान ना हो, ये गुण तेरा हवा की आवाज़ है, इस पर तवज्जो देना बेमकसद। वैसे तुमने मुझे अपने बारे में मज़ीद कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम की हद तक मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारा ये साथी कौन है? मेरा ख्याल है मैं अपने साथी को भी जगा ही लूँ, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा और मेरी निस्बत वो ज़्यादा तजर्बेकार है, तुम्हें तुम्हारे सवालात के सही जवाब दे सकेगा, गज़ाल ने कहा और लड़की के जवाब का इंतज़ार किए बगैर दायरे से बाहर आ गया। लड़की उसी तरह खामोश बैठी उसे देखती रही। चंद लम्हात के बाद गज़ाल राजदेव के पास पहुंच गया और उसने राजदेव को झंझोड़ कर जगाया। राजदेव उछल कर बैठ गया। खैरियत? क्या हुआ? अंकल आइए आपको पत्थरों की मखलूक से मिलाऊं, गज़ाल ने कहा और राजदेव को सहारा देकर खड़ा कर दिया। फिर उसने फासले पर दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा किया और राजदेव का बाजू पकड़कर उस तरफ चल दिया। राजदेव की समझ में कुछ नहीं आया कि पत्थरों की मखलूक क्या चीज है, लेकिन जब गज़ाल दरख्तों के उस छोटे झुंड की दूसरी जानब पहुंचा तो लड़की वहां मौजूद नहीं थी। गज़ाल चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। सपाट मैदान सनसान पड़े हुए थे। वो आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। गज़ाल के मुंह से बेइख्तियार निकला, गायब हो गई, ना जाने कहां गायब हो गई। राजदेव ना समझने वाले अंदाज में गज़ाल को देख रहा था। उसका जहन अभी तक नीम गनूदा सा था। गज़ाल परेशानी से दूर दूर तक नजरें दौड़ाता रहा। इस दौरान राजदेव खुद को संभाल चुका था। किस्सा क्या है? राजदेव ने पूछा। वो अंकल, वो एक लड़की थी, यहाँ मुझे मिली थी वो। अचानक गज़ाल खामोश हो गया। काफी फासले पर चंद लोग नजर आए जो तेज कदमों से चलते हुए उसी सिमत आ रहे थे। उनकी तादाद 6-7 के करीब थी। सिकंदर उस सफर के दौरान एडमंड गारसा का जायजा लेता रहा था और उसने अंदाजा लगा लिया कि गारसा बेवकूफ नहीं है। उसने बेज़ाहिर उन लोगों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरह होशियार है। उसके साथी हथियारों से लैस थे और उनके पास हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा था। वैसे शरदानिये के सिलसिले में अगर गारसा उनकी मदद ना करता तो यकीनन उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। उस वक़्त वो उनसे मुकाबला करने की पोजीशन में ना रहे थे। गारसा का रवैया उनके साथ बुरा नहीं था। इस सफ़र के बाद रात के क़याम में उसने कहा कि मैं और मेरे साथी मुहज़्ज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन महम जोहों पर ऐसा वक़्त पड़ता ही रहता है। मेरे भूखी साथी कल तक सारा गोश्त चट कर जाएंगे। बेहतर है तुम इसमें से अपना हिस्सा ले लो। शुक्रिया गारसा, हम लोग ये गोश्त खा ना सकेंगे, मगर तुम्हारी खुराक का मसला कल दिन की रोशनी में उसे हल करने की कोशिश करेंगे, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। गारसा खामोश हो गया। उसके साथी आराम से सो गए। उन्होंने पहरे वगैरह का बंदोबस्त भी ना किया था। कुछ फासले पर ये लोग एक जगह मौजूद थे। रात सर्द हो गई
और चारों तरफ हू का आलम था। किसी को नींद नहीं आई। तवील तरीन खामोशी को सरातू ने तोड़ा। शर आगे जंगल है, हो सकता है सामने वाले टीले के पीछे जंगल हो। कैसे अंदाजा लगाया? सिकंदर ने पूछा। शर हवा का शाद दरख्त का खुशबू आता, शरातू ने जवाब दिया और सिकंदर गर्दन हिलाने लगा। उसे भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास हुआ था। सरातू ने खामोशी का ये सिलसिला तोड़ा तो सब ही बोलने लगे। प्रोफेसर गौरी ने कहा, सिकंदर, आपका ख्याल है कि हमारे बिछड़े हुए साथी किस कैफियत में होंगे? अगर हम उनके बारे में जज्बाती हो गए प्रोफेसर, तो सब ही नाकारा हो जाएंगे। एक अजीब सी बात मेरे जहन में, वो ये कि कुदरत हर शख्स को बेहतरीन कुव्वत मदाफत अता करती है। सब एक दूसरे के सहारे तलाश करते हैं, लेकिन जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं तो खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और आप यकीन कीजिए प्रोफेसर, ये मेरा तजर्बा है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाए तो उसके अंदर खुदा की तरफ से वदियत करदा कुव्वतें 1000 गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम तो सिर्फ मशीयत के फैसलों पर इन्हसार करते हैं। हमारे सामने सबसे तशवीश ज़दा पहलू गज़ाल और राजदेव हैं, और मैं ये बात कहने में आर महसूस नहीं करता कि मुझे उनकी जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं। तेज़ो तन दरिया के सहारे न जाने आगे जाकर क्या क्या शक्लें इख्तियार कर चुके होंगे, और जाहिर है वो कमज़ोर इंसान पानी के उस बेपनाह कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम अगर कुदरत को उनकी जिंदगी मंजूर है तो शायद वो किसी कुदरती मोज़े से बच जाएं, लेकिन हम इन सिलसिले में खुश फहम नहीं। बाकी रहा कंदील और कर्नल फेरोज का मामला, तो प्रोफेसर शायद आप मेरी बात पर हंसें, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एक यकीन सा है कि कंदील की कहानी इस तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी। बकौल आपके कुछ नादीदा कुव्वतें हमारी रहनुमाई कर रही हैं, और मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हो सकता हूँ। कर्नल हमें दोबारा मिल जाएं। वैसे चौंका वो दोनों साथ गए हैं, इसलिए मेरे ख्याल में कर्नल भी कंदील के साथ महफूज है, और ये अच्छी बात है कि उनमें से कोई तन्हा नहीं। यकीनी तौर पर वो रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर कहीं दूर जा निकले हैं और हमें तलाश नहीं कर पाए, लेकिन बात के अमकानात हैं कि आगे चलकर उनसे मुलाकात हो जाए। प्रोफेसर गौरी और भरतचंद्र ने सिकंदर से कोई इख्तलाफ नहीं किया। फिर भरतचंद्र ने कहा, और उस मौजूदा मुसीबत के बारे में क्या ख्याल है सिकंदर? मैं समझता हूँ भरत जी, ये बुरा नहीं है। हम चारों तरफ से बेदस्तो पा हो चुके हैं। बेशक हमारे पास कुछ हथियार वगैरह थे, लेकिन शरदानियों का मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया। हम 4 अफराद, बल्कि शायद हमारा पूरा ग्रोह भी साथ होता तो हम कामयाबी से उनकी बड़ी तादाद का मुकाबला नहीं कर सकते। उन लोगों के मिल जाने से कम अज कम एक दुश्मन की तरफ से तो थोड़ा बहुत इत्मीनान हुआ। मुकाबला करेंगे, बाकी वही सब कुछ मशीयत पर छोड़ना पड़ेगा। एडमंड के सिलसिले में आखिरी रवैये का क्या फैसला किया आपने मिस्टर सिकंदर? प्रोफेसर गौरी ने सवाल किया। जिन लाइनों पर हमने अमल शुरू किया है प्रोफेसर, मेरे ख्याल में वो मौजू तरीन है। एडमंड के साथ हमें मुकम्मल ताआवन करना होगा, यही हमारे मफाद में बेहतर है। मैं कोशिश करूंगा कि उससे हमारी कुछ और मफाहमत हो सके, कहीं किसी जगह उससे इनहराफ मुनासिब नहीं। हर चंद के वो अपने आप को मुहज़्ज़ब दुनिया का इंसान कहता है, और जैसा कि भरतचंद्र जी आपने और प्रोफेसर गौरी ने देखा था कि वो एक मुहक्किक की हसीयत से राजदेव की नो और गाह में पहुंचा था, लेकिन उस वक़्त वो एक जुराइम पेशा वैशी मालूम होता है। जंगल के मुसाहिब ने और उसके मुजरमाना इरादों ने या खजाने के लालच ने उसके ज़हन में वहशत उभार दी हो, लेकिन अगर हम उस वहशत को कंट्रोल करें तो उसमें हमें नाकामी नहीं होगी।
اس سے قدم قدم پر تعاون کرنا پڑے گا، خواہ اپنی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور باقی سب کچھ تو حالات پر چھوڑنا ہی مناسب ہوگا۔ حالات صحیح فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ پروفیسر گوری یا کسی دوسرے آدمی نے اختلاف نہیں کیا، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہیں۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ غزال اور راج دیو کا ہی تھا، جس پر ان کے دل دکھ سے بھر گئے۔ رات کے کسی حصے میں سب ہی گہری نیند سو گئے، اور پھر صبح کو سورج کی کرنوں نے انہیں جگایا۔ ایڈمنڈ کے ساتھی گھوڑا کھا رہے تھے اور جانور کی طرح بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے لیے انہیں چباتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مست کر لیا۔ یہ لوگ اس وقت بھی ان کی ان مستیوں میں شریک نہ ہوئے۔ ایڈمنڈ نے پروفیسر گوری سے کہا، ہیلو ڈیئر پروفیسر، بھوک نے یقینی طور پر تمہیں نڈال کر دیا ہوگا۔ میری طرف سے ایک اور پیشکش۔ نہیں شکریہ ایڈمنڈ، لیکن پروفیسر تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اگر بھوک سے نڈال ہو کر تمہیں موت کی جانب گامزن ہوئے تو میں تمہیں زمین کی مٹی کھلا کر بھی زندہ رکھوں گا، سمجھے؟ پروفیسر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایڈمنڈ نے یہاں تھوڑی دیر تک تیاریاں کرنے کے بعد آگے کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں سکندر نے اس سے کہا، ایڈمنڈ کیا تم ہمیں ہتھیار نہ دو گے؟ کیوں نہیں، لیکن ابھی تمہیں ان کی ضرورت کیا ہے؟ میرا خیال ہے ان ٹہلوں کے دوسری جانب جنگل ہونا چاہیے۔ درختوں کی خوشبو فضاؤں میں رچی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس طرف ہمیں شکار بھی مل جائے گا۔ او اچھا، اطمینان رکھو، ٹہلے کی دوسری جانب پہنچنے کے بعد میں تمہیں ہتھیار دے دوں گا۔ دراصل سکندر، معاف کرنا، میں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ ہم ابھی تمہاری طرف سے شبے کا شکار ہیں۔ کیوں یوں نہ ہو کہ تم ہمارے خلاف ہی نبرد آزما ہو جاؤ۔ سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، ایڈمنڈ تم مہذب دنیا کے انسان ہو، وحشی اور جنگلی نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم 4 افراد تم سے انحراف کر کے کسی بڑے فائدے میں نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم تمہاری مدد سے خزانے کا حصول چاہتے ہیں۔ جو لوگ ہمارے درمیان سے گم ہو گئے وہ بھی اسی کوشش میں تھے، لیکن ظاہر ہے ان جنگلوں میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے طور پر اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایسی حالت میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بلا وجہ زندگیوں کا زیاں ہوگا۔ ایڈمنڈ سکندر کو دیکھتے ہوئے پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے، کہتے تو تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ہتھیار لے لو۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ان کی رائفلیں ان کو واپس کر دی گئیں، اور اس کے ساتھ ہی ایمونیشن وغیرہ بھی۔ ایڈمنڈ بظاہر مطمئن نظر آیا، لیکن اس کے باوجود محسوس کیا گیا کہ اس کی نگاہیں ان لوگوں پر تھی۔ سفر جاری رہا۔ پیدل سفر تھا، اس لیے بہت زیادہ تیز رفتاری سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جب وہ ٹہلوں کے دوسری طرف پہنچے تو سراتو اور سکندر کے بیان کی بھی تصدیق ہو گئی۔ ایک بار پھر انہیں گھنے جنگل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایڈمنڈ نے پروفیسر گوری سے کہا، ہاں پروفیسر، آگے کی سمت کا تعین کرو۔ وہ نقشہ مجھے دکھاؤ گارساں، پروفیسر نے کہا، اور گارساں نے اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کے اندرونی حصے سے ایک نقشہ نکال لیا، جو اصل نہیں تھا بلکہ اس کی نقل تیار کی گئی تھی۔ یہ نقشہ پروفیسر گوری کے سامنے پھیلا دیا گیا اور پروفیسر گوری اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ ایڈمنڈ گارساں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سکندر اور سراتو جنگل میں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ سراتو نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، شر راو۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ نیل گائے تھی جو قد آدم جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سکندر نے رائفل سنبھالی اور سراتو کو اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند لوگوں نے اس کی کارروائی کو گہری نگاہوں سے دیکھا، لیکن شاید وہ سمجھ نہیں سکے کہ سکندر کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف پروفیسر گوری نقشوں پر نشانات لگاتا رہا۔ وہ ان معاملات میں بہت زیادہ ماہر نہیں تھا، لیکن جو کچھ اندازہ اس نے لگایا اس کی بنا پر اب تک وہ صحیح راستوں پر آ رہے تھے۔ نقشے پر بنی ہوئی مدہم لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی تھیں کہ دریا کے ساتھ ساتھ وہ جس سمت آئے ہیں وہی صحیح رخ ہے۔
प्रोफेसर गौरी एडमंड गारसा को इसके बारे में बताता जा रहा था। फिर फायर की आवाज सुनकर सब ही चौंके। गारसा ने तड़प कर राइफल उठा ली, लेकिन फायर करने वाला सिकंदर था, जो तेजी से उस जानब दौड़ पड़ा। सरातू को उसने उस जानब भेज दिया था। सरातू ने करीब आते हुए कहा, सर चाकू, क्या आपके पास एक छुरी या चाकू मिल जाएगा मिस्टर गारसा? गारसा ने खामोशी से अपने लिबास से एक लंबा चाकू निकालकर सरातू के हवाले कर दिया और सरातू उस जानब दौड़ गया जहां सिकंदर ने गाय मार गिराई थी। और फिर तो एक जश्न सा बर्पा हो गया। नील गाय को घसीट कर लाया गया। सिकंदर उसे इस्लामी तरीकाकार के मुताबिक पहले ही ज़िबा कर चुका था। एडमंड गारसा ने नक्शा समेटा, वो भी खुश नजर आ रहा था। उसने सिकंदर का शाना थपथपाते हुए कहा, यूं लगता है जैसे तुम एक बेहतरीन शिकारी हो। सिकंदर ने कोई जवाब ना दिया। नील गाय को तो देखकर उनकी भूख चमक उठी और सब ही जल्द अज जल्द उसका त्यांचा करना चाहते थे। लंबे चाकू की मदद से सिकंदर ने नील गाय को साफ सुथरा किया। इस दौरान बाकी अफराद उसे भूनने का बंदोबस्त कर चुके थे। एडमंड गारसा के साथी भी इस काम में बराबर के शरीक थे। बहरतौर उन लोगों को खुराक के सिलसिले में तरजीह दी गई। मोटी ताज़ी नील गाय में वैसे भी काफ़ी गोश्त था, चुनाचा उन लोगों ने खूब शिकमसीर होकर खाना खाया। अलबत्ता पानी के सिलसिले में ज़रा एहतियात करना पड़ी, क्योंकि एडमंड गारसा के पास पानी की मिकदार बहुत कम थी। शिकमसीर होने के बाद वो लोग आराम करने के लिए लेट गए। एडमंड गारसा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सिकंदर के पास आ गया। प्रोफेसर गौरी का कहना है कि हमारे रास्ते दुरुस्त हैं सिकंदर। इसका मतलब है कि तकदीर हमारा साथ दे रही है। मुझे तुम जैसे ही किसी साथी की जरूरत थी। शिकार के सिलसिले में हम हमेशा ही एहतियात रखेंगे और अपने पास खुराक का जखीरा करेंगे। बदकिस्मती से मेरा सब कुछ लुट चुका है और इस वक्त ये मसला हमारे लिए इंतहाई संगीन नोयत रखता है। वैसे सिकंदर, तुम्हारा मुझसे अभी तक मुकम्मल तारुफ नहीं हुआ। मिस्टर गारसा, आपने खुद ही इस सिलसिले में हमें इसका मौका नहीं दिया, तो अब बताओ क्या कैफियत है? मेरा मतलब है राजदेव के ग्रोह में तुम्हारी क्या हैसियत थी? शायद तुम्हें यह सुनकर हैरत हो, एडमंड गारसा के राजदेवी के नवारदगाह में तुमने जो कुछ देखा उसके हसूल में मेरा बराबर का हिस्सा है। क्या मतलब? एडमंड गारसा चौंक पड़ा। मैं तुम्हें मुख्तसर पूरी कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें अपने मकसद की तकमील में भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। मैं और राजदेव बहुत कदीम दोस्त हैं और 112 के जंगलात में जिस वक्त वो लाश उसके साथ लेटी हुई लड़की मुझे मिली तो हम दोनों ही साथ थे, और तीसरा फर्द हमारे साथ वो शख्स है जिसे हम सरातू के नाम से पुकारते हैं, और वो उस जगह आराम कर रहा है। हमने ये लाश नदी से निकाली और उसके बाद राजदेव नवार्द के शौक में लाश अपने साथ ले गया, जबकि बच्ची जो उस लाश के साथ मौजूद थी मैं अपने साथ ले गया। खान, ओहो, मेरी याद भी किस कदर खराब हो गई। राजदेव ने सिकंदर की कहानी भी तो सुनाई थी, मगर मुझे याद ना आ सकी। तो ये लड़की, हाँ, वो इस सफर में हमारी साथी थी, और शरदानियों के उस आखिरी हमले में हम सब एक दूसरे से जुदा हो गए। सिकंदर ने पूरी कहानी तफसील से एडमंड गारसा को सुनाई। एडमंड गारसा बैठा हुआ सिकंदर का चेहरा देख रहा था और उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ी। फिर उसने हाथ मलते हुए कहा, आह, काश वो लड़की हमारे साथ होती। लाश को तो हम ना संभाल सके, लेकिन लड़की हमारे काम आ सकती थी। लेकिन लाश हमसे जुदा हो गई और उसे जुदा करने में किसी का हाथ नहीं था। शायद तुम इस हैरतनाक वाक़े के बारे में कुछ मालूम ना हो सिकंदर, लेकिन लाश हम ताबूत में अपने साथ लाए थे, इस तसव्वुर के साथ कि शायद वो हमारी रहनुमाई करे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गई। एडमंड ने भी पूरा वाकया सुनाया और सिकंदर ने भी इस बात का इजहार ना किया कि उसे पहले से ये कहानी मालूम थी। तब एडमंड गारसा कहने लगा,
اور اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن وہ لڑکی ضرور ملنی چاہیے۔ واقعی ہمارا کام اب اپنے راستے پر آگے بڑھنا ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کی تلاش بھی ہے۔ کیا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے سفر کا آغاز کر دیں؟ ویسے بھی ابھی ہم نے سفر کیا ہی کتنا ہے۔ میں تمہاری خوراک کے سلسلے میں پریشان تھا اور اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سکندر نے جواب دیا۔ ایڈمنڈ گارساں پرخیال انداز میں رخسار کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ کرنل غیر معمولی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قندیل کے الفاظ نے اسے کچھ اطمینان تو دلا دیا تھا لیکن ان الفاظ پر مکمل یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس یقین کی بنیاد نہیں تھی۔ قندیل ایک پراسرار شخصیت ضرور تھی اور حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس کی زندگی سے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی وابستہ ہے۔ سکندر اور راجدیو یا دوسرے چند افراد قندیل کی اس پراسرار کیفیت پر اپنے مشاہدات کی بنا پر یقین رکھتے تھے اور اس کے کچھ پیش گوئیاں بقول ان کے بالکل درست ثابت ہوئی، لیکن کرنل ایک عملی انسان تھا اور ایک عملی انسان کے لیے اس قسم کی کہانیاں غیر یقینی ہوتی ہیں۔ تاہم جو واقعات پیش آئے وہ بھی کرنل کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ انسانی فطرت بھی کرنل پر حاوی ہو گئی اور وہ قندیل کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی جدوجہد کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کرنل نے رات کو ایک جگہ قیام کیا۔ قندیل معمول کے مطابق مطمئن و مسرور اس کے ساتھ تھی۔ پھلوں کے ذخیرے سے انہوں نے کچھ پھل معدے میں اتار کر شکم سیری کر لی تھی اور اس کے بعد کرنل تھکا تھکا سا ایک درخت کی جڑ میں زمین پر لیٹ گیا۔ قندیل معمول کے مطابق لکڑیوں کے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ ان لکڑیوں کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی اور جیسے اپنی زندگی کے وجود سے واقف ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کرنل کے گھوڑے نے اچھل کود مچانا شروع کر دی۔ وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور اچانک ہی وحشت زدہ ہو گیا۔ کرنل شکاری نہیں تھا ورنہ گھوڑے کی اس کیفیت سے یہ اندازہ ضرور لگا لیتا کہ کوئی خونخوار درندہ پاس ہی موجود ہے۔ پھر دونوں واقعات ایک ساتھ ہی ہوئے۔ دفتن گھوڑے نے اپنی بندشیں توڑ لی اور اچھل کر ایک طرف زرکند لگائی اور اس وقت سامنے والے درخت کی شاخ سے ایک ہولناک گراہٹ سنائی دی اور کرنل کی نگاہیں اس جانب اٹھ گئیں۔ رات کی تاریکیاں اتنی گہری نہ تھی کہ سیاہ رنگ کی وجہ سے وہ ہیولا بھی نظر نہ آ سکتا جس میں دو چمکدار بلب ٹکے ہوئے تھے۔ کرنل کا خون خشک ہو گیا۔ کالے رنگ کے اس ہولناک چیتے کو اس نے درخت کی ایک شاخ پر دیکھا۔ گھوڑا اسی چیتے کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جان بچانے کے خوف سے فرار ہو گیا۔ چیتے کو دیکھ کر کرنل کے اوسان خطا ہو گئے۔ خونخوار چیتا انہی کی جانب گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ کرنل نے بے چین نگاہوں سے قندیل کی جانب دیکھا جو لکڑیاں سمیٹ رہی تھی اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کرنل کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ بے چین قندیل اس جانب متوجہ نہ ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر سیاہ چیتے کو دیکھا اور دفتن ہی چیتے نے ایک ہولناک گراہٹ کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ کرنل بے دست و پا ہو گیا۔ اب یقینی موت اس کے سامنے تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب چیتے کی چھلانگ اسے کرنل پر نہیں بلکہ زمین پر لے گئی۔ زمین پر گر کر چیتا چند لمحات اسی طرح تڑپا جیسے اسے گولی مار دی گئی ہو۔ وہ گراتے ہوئے اپنی دم دانتوں میں دبا رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے اٹھا نہ جا رہا ہو۔ پھر بمشکل تمام وہ اپنے پنجوں پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد بے بسی کے عالم میں چکر لگانے لگا۔ اس کے انداز سے وحشت نمایاں تھی، پھر جیسے وہ کسی عذاب سے چھوٹ گیا ہو۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی خوفناک وحشت خیزی نے کرنل کو لرزہ برندام کر دیا تھا، لیکن چیتے کے اس طرح بھاگ جانے کی وجہ کرنل کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ حیران نگاہوں سے دور دور سے دیکھ رہا تھا۔ چیتے کا اب کہیں پتہ نہیں تھا۔ تب اس نے گھوم کر قندیل کی طرف دیکھا۔
कंदील आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गई और फिर उसने आहिस्तगी से कहा, अंकल हम कुछ आगे निकल आए हैं, बाएं सिमत चलना है, हमें बाएं सिमत। घोड़ा, कर्नल के हलक से भर्राई हुई आवाज निकली। घोड़े का भी अब नामो निशान नहीं था। कंदील ने आहिस्ता से कहा, हमें घोड़े की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो देखिए उस तरफ, उस जानब कुछ नजर आ रहा है आपको? आइए कर्नल उस तरफ चलते हैं। कंदील ने कर्नल का हाथ पकड़ा। कर्नल के असाब कशीदा थे, लेकिन ना जाने क्यों उसके कदम कंदील के साथ साथ उठने लगे। उसे महसूस हो रहा था जैसे अचानक ही उसके कुव्वते इरादी का साथ छोड़ गई हो और वह चंद लम्हात के लिए अपने आप में ना रहा हो। इसी कैफियत में वो कंदील के साथ चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर रोशनी होती जा रही थी। उस तरफ आगे एक नदी बह रही थी। कंदील ने मुस्कुराती हुई निगाहों से कर्नल फिरोज को देखा और आहिस्ता से बोली, देखा पहचाना इसे, ये गोमीला है। कंदील नदी के किनारे दो जानू बैठ गई, लेकिन कर्नल की समझ में कुछ नहीं आया था। कर्नल फिरोज उस छोटी सी नदी का जायजा ले रहा था, जिसका पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था और जिसकी रवानी बहुत सुस्त थी। उसका पानी हैरत अंगेज तौर पर शिफाफ था। उसकी याददाश्त ने सहारा दिया और उसे याद आया कि राजदेव और राव सिकंदर एक नदी की तलाश में थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि वह पुरस्कार लाश उन्हें नदी से मिली थी। उसके जहन में फौरन यही ख्याल आया कि ये वही नदी है। कंदील दो जानों नदी के किनारे बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार थे। ये गोमीला है अंकल, उसने फिर कहा। तुम उसके बारे में क्या जानती हो कंदील? कर्नल ने पूछा और कंदील जैसे चौंक पड़ी। उसने पहले नदी के किनारों को देखा। दूसरी तरफ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। फिर उसकी आंखें दूर दूर तक का जायजा लेने लगी और फिर वो उठ खड़ी हुई। तुम उसके बारे में क्या जानती हो कंदील? कर्नल ने फिर पूछा। अंकल ये गोमीला है, ये गोमीला देखो, इसका पानी देखो, उसमें मेरी खुशबू रची हुई है। अंकल ये गोमीला। अचानक कंदील रो पड़ी। मगर उससे आगे क्या है, उसके बाद क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आता? बोलो और क्या है? कंदील की आवाज तेज हो गई और फिर वो हलक फाड़ कर चीखने लगी, जवाब दो, मुझे जवाब दो, बताओ और क्या है? उसने अपने बाल नोच डाले। वो अपनी कंपनियों पर गुस्से मारने लगी और बार बार यही चीख रही थी, बताओ आगे क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आता? कर्नल खामोशी से उसका जायजा ले रहा था। उसने कंदील को खामोश करने की कोशिश भी नहीं की। काफी देर इसी तरह गुजर गई। कंदील रोते रोते नडाल हो गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी सिसकियां बुलंद हो रही थी। वो बच्चों की तरह हिमक रही थी। कर्नल ने जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसकी कैफियत बेहतर ना थी। वो जख्म खाया था सीने पर कि बस उसी का जिगर था कि खुद को संभाले हुए था। ये उसकी गैर मामूली कुव्वते बर्दाश्त थी कि अपनी आंखों से गज्जाल के दरिया में बह जाने का मंजर देखकर भी जिंदा था। ना सिर्फ जिंदा था बल्कि कंदील का साथ दे रहा था, उसकी दिलजोई कर रहा था। लेकिन कभी कभी उसका दिल डूबने लगता। उसे एहसास होता कि उसने दीवानगी का सबूत दिया है। इस बेसरोपा दास्तान पर यकीन कर लिया और अहमकों की तरह सबके साथ दौड़ पड़ा। गजाल को संभाला भी जा सकता था, उसे समझाया भी जा सकता था। वो तो सरपिरे थे जो इस दौर में पुरस्कार कहानियों में खुद को खपाए हुए थे। मुझे क्या हो गया? वो मेरा बेटा, मेरा गजाल। क्या मैं तन्हा अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा? कहाँ है गजाल तू? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या बीती तुझ पर? पहली बार कर्नल सिसक पड़ा। उसे गजाल बेतरह याद आया। गजाल मेरे बच्चे, क्या बीती तुझ पर? बेइख्तियार उसके हलक से आवाजें निकल गईं और उन आवाजों को सुनकर कंदील चौंक पड़ी। उसने आंखें खोलकर कर्नल को देखा, बिगौर देखती रही, फिर उछल कर खड़ी हो गई। कर्नल के पास पहुंची और उसके सामने बैठ गई। अंकल, उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, पागल हो गया था मैं, पागल हो गया था मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। रोशनी? कंदील ने आहिस्ता से कहा, गजाल मर चुका है। उस तूफानी दरिया के बहाव में उसका जिंदे रहने का क्या अमकान है? नहीं अंकल, के बूम झूठ नहीं बोलते। देखो अंकल,
देखो इन्हें। कंदील ने सारी लकड़ियां निकाल कर कर्नल के सामने डाल दी। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मेरी दीवानगी ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं हालात को संभाल सकता था मगर, कर्नल रोते हुए कह रहा था, मगर कंदील अब उसकी बातों पर गौर नहीं कर रही थी। वो लकड़ियों के टुकड़ों को देख रही थी। फिर उसने कहा, ये के बून है अंकल, देखो अंकल देखो, इसे कश्ती की शक्ल दी गई थी, इसमें पतवार भी रखे हुए थे। हमें ये कश्ती उन पत्तों के दरमियान से घसीटते हुए नदी तक ले जानी है, इससे हम आगे का सफर करेंगे। कर्नल फेरोज अजीब निगाहों से कंदील को देख रहा था। उसके जहन में शीशे से चढ़क रहे थे। ये कश्ती, कंदील ने इसके बारे में बहुत पहले बता दिया था। उसका कहना दुरुस्त निकला और उसने गज्जाल के बारे में भी कहा। उसका मतलब है कि कर्नल का दिल खिल उठा। उसे कंदील पर एतमाद होता जा रहा था। राजदेव और गजाल ने उन लोगों के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश की जो महमजू मालूम होते थे और खस्ता हाल थे। सब के लिबास बहुत सीधा थे, लेकिन दरिया की कुर्बत ने उन्हें साफ सुथरा कर दिया था। अलबत्ता सब ही की दाढ़ियां और बाल बड़े हुए थे। राजदेव ने आहिस्ता से कहा, गजाल इनके हथियार देखो। गजाल ने भी उस बात पर गौर नहीं किया। उनमें से कई के हाथों में लंबे मजबूत लकड़ियां थी, कुछ ने मकदर किस्म की लकड़ियां संभाली हुई थीं। दो एक के हाथों में नेज़े थे, लेकिन उनकी अन्नियां भी उन्हीं लकड़ियों की बनी हुई थी। गजाल को उस लड़की का नेज़ा याद आ गया जो बिल्कुल उन जैसा था। ओह गजाल, मेरा ख्याल है ये लोग। राजदेव ने कुछ अजहार करना चाहा, लेकिन उसका जुमला अधूरा रह गया। उनमें से एक कवि हैकल शख्स ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है तुम राजदेव के ग्रोह के लोग हो। अगर ऐसा है तो लॉयड डी पार्लो का सलाम कबूल करो और साथ ही दोस्ती का हाथ, लेकिन एडमंड गार्सा की तरफ से नहीं, मैं उससे अलहदा हो चुका हूँ।